अच्छा भाई, अब रिएक्ट जेएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हुक्स का। ठीक है, हुक्स बेसिकली सबसे पहले तो कुछ हुक से रिलेटेड आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हुक्स का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ रिएक्ट जेएस में फंक्शनल कंपोनेंट के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब आप हुक्स को क्लास कंपोनेंट्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जो हुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंक्शनल कंपोनेंट में हमेशा हुक्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और हुक्स जो बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए थे वो उसी वर्जन में ही किए गए थे जब एक फंक्शनल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आया था 16.8 वर्जन में। ठीक है, तो जब फंक्शनल कंपोनेंट आए थे तो उसी वक्त एक कॉन्सेप्ट आया था हुक्स का। ठीक है, अब बेसिकली बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सिर्फ क्लास कंपोनेंट के साथ इंप्लीमेंट किए जाते थे। मतलब कि अगर मैं 16.8 वर्जन से पहले जितने भी बात करता हूँ, वर्जन 1 से लेके वर्जन 16.7 तक, ठीक है, उन सब में क्या इस्तेमाल होता था, क्लास कंपोनेंट का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, लेकिन जब ये और उसमें क्लास कंपोनेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिनको हमें क्या करना था, रिएक्ट जेएस के फंक्शनल कंपोनेंट में भी इंप्लीमेंट करना था। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था क्लास कंपोनेंट के लिए स्टेट का। ठीक है, स्टेट का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वो क्या था कि जो हमारे कंपोनेंट का डेटा अपने पास स्टोर कर रखता था स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन वो जो स्टेट ऑब्जेक्ट जो था वो सिर्फ क्लास कंपोनेंट के साथ ही इंप्लीमेंट हो सकता था, वो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ इंप्लीमेंट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब स्टेट को मैनेज करने के लिए, कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए, मतलब कौन सा कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट को तो हमने मैनेज कर लिया उसकी स्टेट को, स्टेट ऑब्जेक्ट बना के। अब मुझे क्या करना था कि भाई मैं फंक्शनल कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करना है। ठीक है, तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर हुक्स का। ठीक है, तो हुक्स वो आपको सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके देता है कि जो आप क्लास कंपोनेंट में प्रोवाइड जो हमें किए गए थे वो सारे फंक्शनल कंपोनेंट में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, अब जब वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप क्लास कंपोनेंट में इस्तेमाल करते थे, अब वो आपको अगर फंक्शनल कंपोनेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, तो फिर आपको क्लास कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपने डेवलपमेंट नहीं करनी होती। ऐसा नहीं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर गए, ठीक है, तो बेशक आप फ्रंट एंड पर ही काम कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट्स पर ही काम करेंगे। आपको जो प्रीवियसली जो प्रोजेक्ट बने थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, उनको भी मेंटेन हो सकता है करना पड़े। ठीक है, उनमें भी हो सकता है कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन करनी पड़े। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो 16.8 वर्जन से पहले के जितने प्रोजेक्ट थे वो सारे ऑब्वियस सी बात है कि क्लास कंपोनेंट पर है। ठीक है, जो सारे क्लास कंपोनेंट में ही बने हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अब रिएक्ट जेएस क्योंकि देखें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2013 में, 2013 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और मेरे ख्याल से ये 16.8 वर्जन जो उसका है, मेरे ख्याल से कुछ 19 या 2020 में आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इन सालों में देखें कितनी ज्यादा रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनी होंगी। ठीक है, तो उस दौरान क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो सारी जो एप्लीकेशन बनी थी वो क्लास कंपोनेंट पर ही बनी थी। तो हो सकता है कि भाई आपको उन्हीं एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन दे दी जाए इसको मेंटेन करने के लिए, कोई चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो फिर आप वहां पे क्लास कॉन्सेप्ट को ही यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। आप ऐसा नहीं कि कन्वर्ट करेंगे पूरा पूरा कंपोनेंट जो बनाया वहां पे, क्लास को फंक्शनल में कन्वर्ट करेंगे फिर उसमें चेंजेस करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसी में ही चेंज करना पड़ेगा, तो क्लास कंपोनेंट के ही कॉन्सेप्ट आपको वहां पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब आने वाली जितनी भी एप्लीकेशन बनेंगी रिएक्ट में फ्यूचर में, तो वो ज्यादातर जो इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट होंगे वो फंक्शनल कंपोनेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत सारे लोग क्लास वगैरह को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो समझ लेंगे कि जो क्लास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करें, वो फंक्शनल बेस ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स होंगे ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अब उन्हीं के क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे हम लोग क्लास कंपोनेंट में, ठीक है, तो अब हमें फंक्शनल कंपोनेंट में इंप्लीमेंट करने थे, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट रिएक्ट ने प्रोवाइड किया, होता हुक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हुक्स बेसिकली क्या है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसी के अलावा सिर्फ स्टेट को मैनेज नहीं करते बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्ट के फीचर हैं जो हम अपने हुक्स के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हुक्स होते कौन कौन से हैं? ठीक है, बस ये याद रखें कि हमेशा हुक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, कभी भी क्लास कंपोनेंट के साथ हम इंप्लीमेंट उसको नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आई है कि भाई फंक्शनल कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए, तो ये स्टेट बेसिकली क्या है, स्टेट कुछ भी नहीं है, आपके फंक्शनल कंपोनेंट का डेटा और प्रॉपर्टीज को क्या रेफर कर रहा है, ये हमारे स्टेट।
ठीक है। सिर्फ आपके कंपोनेंट जिस तरीके से हमने देखे क्लास कंपोनेंट में स्टेट का कॉन्सेप्ट देखा था, वो क्या होता था कि क्लास हमारे कंपोनेंट का जो डेटा अपने पास स्टोर करके रखता था उसको उसी में मैनेज करता था, वहीं पे क्रिएट करते थे, वहीं पे यूज करते थे। तो बिल्कुल सेम हमें अगर ये काम फंक्शनल कंपोनेंट में करना होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए भी हुक्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो हम हुक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर यूज स्टेट का हुक। ठीक है, पहला जो हम हुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है, रिड्यूसर, कॉल बैक, ठीक है, कस्टम भी हम बना सकते हैं, ठीक है, यूज रेफरेंस, यूज मेमो, ठीक है, ये सारे हुक्स होते हैं। हम कस्टम हुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खुद से भी हमें हुक्स वगैरह का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट बेसिकली एक हुक है। ठीक है, जिस तरीके से समझ लें कि हमने वहां पर स्टेट का ऑब्जेक्ट देखा था जो हमारे कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करके अपने पास रखता था। ठीक है, यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट का डेटा स्टोर वगैरह करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि डेटा को अपडेट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि डेटा जो स्टोर करवा दिया वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, हम उसको चेंज भी करवा सकते हैं यूजर के इंटरेक्शन के मुताबिक या किसी भी इवेंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूज स्टेट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी है कि सबसे पहले तो ये आपकी कोई ना कोई वैल्यू अपने पास स्टोर करके रखेगा। ठीक है, किस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगाया, बिल्कुल एज अ मेथड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये। तो यहाँ पे लिखा मैंने यूज स्टेट, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जो भी वैल्यू पास करवाएंगे, वो यहाँ पर इस यूज स्टेट में आके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर एक वैल्यू स्टोर करवा दी, अपना नाम स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हुआ, इस यूज स्टेट ने ये मेरा नाम अपने पास स्टोर कर रख लिया है। अच्छा, यहां पर तो मैंने सिर्फ अभी तक स्टोर करा है स्ट्रिंग वैल्यू। आप चाहे अब यूज स्टेट में आप स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर भी करवा सकते हैं, डबल भी करवा सकते हैं, फ्लोट भी, ठीक है, और बुलियन भी, ठीक है, इसके अलावा एरे भी, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का डेटा आप यूज स्टेट में स्टोर करवा सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल करवा सकते हैं, बल्कि मल्टीपल, जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वैल्यूज भी आप इसमें क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज स्टेट से रिलेटेड, वो ये है कि यूज स्टेट हमेशा आपको एक एरे प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, क्या मतलब एरे प्रोवाइड करके देगा, ठीक है, और ऐसा एरे प्रोवाइड करेगा जिसके सिर्फ दो ही इंडेक्स होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। ठीक है, मतलब कि यूज स्टेट मुझे सिर्फ एक एरे प्रोवाइड कर रहा है, एरे को रिप्रेजेंट स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, आप लोगों को पता है, जो कि सिर्फ दो ही इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, एक 0 इंडेक्स और दूसरा 1 इंडेक्स, बस। ठीक है, अब ये 0 क्या है और ये 1 क्या है, ठीक है, एरे का ये तो हो गया इंडेक्स, लेकिन 0 अब क्योंकि आपको पता है कि हर इंडेक्स पे कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई डेटा स्टोर हुआ होता है, किसी भी टाइप का हो सकता है वो, ठीक है, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, कोई फॉर एग्जाम्पल बुलियन हो, कोई इंटीजर हो, कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो यहां पर 0 पे क्या स्टोर होगा इंडेक्स पे, और 1 पे क्या स्टोर होगा। तो अब इसको जरा गौर से समझें। ठीक है, कि यहां जो आप यूज स्टेट में वैल्यू पास करवा रहे हैं, ठीक है, मैं फिर बताऊंगा कि वैल्यू चाहे किसी भी टाइप की हो, जो मैंने अभी बताई आपको, किसी भी टाइप की हो, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ये वाली वैल्यू इस एरे के इंडेक्स नंबर 0 पर जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये जो वैल्यू पास करवा रहे हैं वो किस टाइप की है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सिंपल क्या करेगा, इस एरे के 0 इंडेक्स पर जाकर इस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। दूसरी चीज, अब ये फिर 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे एक ऐसा मेथड होगा जो कि इस 0 इंडेक्स पर स्टोर हुई वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 0 पर आपकी वो वैल्यू स्टोर होगी जो आप यहाँ यूज स्टेट में पास करवाते हैं। अगर आप यहाँ इन केस कोई वैल्यू पास नहीं करवाते, कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ पर वैल्यू एम्प्टी होगी। ठीक है, और वो नलेबल है, सपोर्ट करता है एम्प्टी वैल्यू का, ऐसा नहीं कि वो एरर दे देगा। ठीक है, यहां तक तो हो गई वैल्यू। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल इस वैल्यू को, यहां जो वैल्यू स्टोर है, मतलब कि अभी यहां पर ये वाली वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 0 पर, तो यहां पर जो वैल्यू स्टोर है, अगर मुझे इसको अपडेट करना है या चेंज करना है या मॉडिफाई करना है या इसकी जगह कोई और वैल्यू चाहिए अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां से चेंज कर दूंगा, ठीक है, नहीं, यहां से नहीं, कोड से नहीं, बल्कि यूजर के इंटरेक्शन का, फॉर एग्जांपल मैंने ऑन क्लिक पे चेंज कर दिया, ठीक है, या किसी और इवेंट पे परफॉर्म मैंने इसको चेंज करवा दिया, ठीक है, तो फिर इसको चेंज करवाने के लिए जो मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा, वो मेथड इसके इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा जाकर। ठीक है, अब यहां पर आपने 0 और 1 पास नहीं करना, आपने, अब देखें, प्रोग्रामिंग में आप लोगों को पता है कि डेटा को या वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं 0 और 1 की जगह क्या करूंगा, वेरिएबल ही पास करूंगा। ठीक है, जो कि यहां पर यूज स्टेट की वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रखेगा,
और वन क्या करेगा कि एक ऐसा मेथड अपने पास रखेगा कि जो इस जीरो पर आई हुई वैल्यू को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि अगर आप वैल्यू अपडेट नहीं करवाना चाह रहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसकी कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने इसको थोड़ा प्रॉपर सेंटेक्स के साथ लिखते हैं, मैंने यहाँ पर अगर वेरिएबल पास करा दिया वन, और यहाँ पर मैंने पास सॉरी ए पास करा और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया बी। ठीक है। इसकी जगह आप कुछ भी पास करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप अपना नाम पास करवा दें, कुछ भी पास करवा दें। ठीक है। अब इसके पास क्या है कि जो मेरे पास ए है इसके पास ये मेरा नाम स्टोर है, और बी क्या है, एक ऐसा मेथड है जो ए में आई हुई वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, हालांकि अब ये एक मेथड है, ये जो बी है ये क्या है, एक मेथड है, लेकिन कभी भी आपने यहाँ पर इस तरीके से पैरेंथेसिस अभी आपने इसमें पास नहीं करना है। ठीक है। ये क्योंकि सिंपल है, क्या है, ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब बेसिकली है क्या, अगर कोई भी डेटा आपको अपने कंपोनेंट का इसमें स्टोर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर हमारे पास आया और उसका नाम मैं इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ कि यूजर को अपना नाम उसके पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, टॉप पर कंपोनेंट में डिस्प्ले हो रहा है, कहीं पे भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अब देखें, वो जो मेरे पास नाम है वो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, जो जो यूजर एक्टिव हो रहा है। ठीक है। मैं अगर लॉग इन करूंगा तो मेरा नाम आएगा, आप अगर लॉग इन करेंगे तो आपका नाम आएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको, अब जाहिर बात है क्या हो रहा है कि ये जो नाम अपने यूजर ने प्रोवाइड किया है वो ए के पास आकर स्टोर हो रहा है, और वो टाइम टू टाइम जो अपडेट हो रहा है डिफरेंट यूजर के हिसाब से, वो कौन अपडेट कर रहा है, वो बी अपडेट करके दे रहा है। ठीक है। अब इसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या बनेगा दोनों को मिलाकर, तो अब क्योंकि देखें ये मैंने बताया कि क्या प्रोवाइड करेगा, एक एरे प्रोवाइड करेगा, यूज स्टेट एक बेसिकली एरे। तो अब एरे भी क्या है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है अपने पास, मतलब है एक वेरिएबल ही स्पेशल टाइप का। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि वेरिएबल बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेर का भी कर सकते हैं, और लेट का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेर का कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और यहां पर आकर मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स का पास कराया, मतलब जीरो इंडेक्स का, मैंने इसको कह दिया नेम, कॉमा लगाया। अब मैं पास करवाऊंगा एक और वेरिएबल, मैंने कर दिया इसको सेट नेम। ठीक है। आप चाहे कुछ भी पास करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आपने अगर यहाँ पे नेम पास करवाया है वो आप सेट के आगे नेम ही लिखें, और ये भी जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सेट लगाएं, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इक्वल्स टू, और यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा यूज स्टेट के हुक का, और यहां पर मैं पास करवाऊंगा उसको वो वैल्यू जो मुझे इस नेम के वेरिएबल में स्टोर करवानी है। मैंने यहां पर अपना नाम पास करवा दिया। ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई ये वाली जो यूज स्टेट के पास जो वैल्यू है उसको नेम में जाकर बस सिंपल स्टोर करा देना, और नेम क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है। अब आप इसको कंपोनेंट में कहीं पर भी अगर नेम को कॉल करवाएंगे तो वो आपको वही वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा कर देगा जो आपने यूज स्टेट में कॉल करवाई हुई थी, पास करवाई हुई थी। ठीक है। तो इसका जरा एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रोजेक्ट पे, ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना चुका हूं यूज स्टेट इन रिएक्ट जेएस के नाम से, और उसको मैंने ब्राउजर में भी एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं एक कंपोनेंट अपना एक क्रिएट करने जा रहा हूं यहाँ पे, और कंपोनेंट का नाम मैं रख दूंगा होम डॉट जेएसएक्स, और उसमें मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, RFCE। ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट ये क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है। और अब क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर एक फ्रेगमेंट पास कर दिए। ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, मैं कह दिया यहाँ पर यूज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा होम का कंपोनेंट है उसको थोड़ी देर के लिए मैं मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप की जगह पे कॉल करवा देता हूँ। ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा ऐप कॉल हुआ है, इस वजह से मेरे पास ये सारा कंटेंट ऐप का आ रहा है, तो यहाँ पर आकर मैं कॉल करा देता हूँ थोड़ी देर के लिए होम को। ठीक है। और अब अगर आउटपुट देखते हैं जाके, तो ये मेरे पास होम का कंपोनेंट लोड होकर आ चुका है। अब क्या करना है कि मैं जाता हूँ वापस जरा अपने होम कंपोनेंट में, और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि हमने कुछ देखा सबसे तो देख लिया कि ये हुक्स का जो कॉन्सेप्ट था 16.8 में आए थे। ठीक है। फिर हमने यूज स्टेट को देख लिया। ठीक है। अब इसको अब बनाना कहां पर है आपने, ठीक है, आपने जैसे ही आपका कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं पर आपने बनाना है, मतलब के रिटर्न से पहले। ठीक है। अपने कंपोनेंट के स्टार्टिंग में ही आपने जो भी आपने बताना है हुक्स वगैरह, वो आपने हमेशा कहां पे लगाना है, अपने कंपोनेंट के स्टार्ट होते ही, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट तो फंक्शन के स्टार्ट होते ही आपने वो हुक वगैरह को क्रिएट कर लेना है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं यूज स्टेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ठीक है, और यूज स्टेट बेसिकली एक ऐसा हुक है जो कि आपको रिएक्ट की ही लाइब्रेरी से यहां पर मिलेगा, इसी पैकेज से आपको मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो सेंटेक्स है पूरा ये वाला ये एज इट इज लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेर का कीवर्ड लगाया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मैंने कहा वेरिएबल का नाम नेम, उसके बाद मैंने कह दिया सेट नेम। ठीक है। और ये दोनों यूजर डिफाइन है, प्री डिफाइन इसमें से कुछ भी नहीं है, नेम भी मैंने खुद से दिया और सेट नेम भी खुद से दिया है। फिर इक्वल, और यहां पर आकर मैंने लिखा यूज
स्टेट। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां देखें टॉप पे उसने मुझे उसी लाइन में क्या करवा कर दे दिया, इंपोर्ट करवा कर दे दिया, क्योंकि दोनों मेरे पास जो आ रहे थे वो एक ही लाइब्रेरी से आ रहे थे, एक ही पैकेज से ही आ रहे थे। मतलब उसने दोबारा अलग से लाइन नहीं लिखी कि इंपोर्ट ये वाला यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। आप सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने यहां पर अगर लिखा इंपोर्ट और यहां से मैंने इसको कट किया और मैंने इसको कह दिया फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एक ही लाइन में करता हूं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज के देखें, यूज स्टेट एक करली ब्रैकेट में, इसका मतलब कि ये कौन सा एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अब मैंने देखें इंपोर्ट करवा लिया। अगर मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता तो मैं यूज स्टेट को भी यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किए और मैंने यहां पर आकर अपना नाम स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, यूज स्टेट ने अपनी जो ये वाली वैल्यू थी स्ट्रिंग टाइप की वो इस नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दी है। ठीक है, अब मैं इस नेम के वेरिएबल को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इस हेडिंग के बाद आया, मैंने यहाँ पर एक और h1 का टैग लगाया, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज की और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नेम को कॉल करवा दिया। मुझे ये बताने की अब देखें जरूरत नहीं कि ये जो नेम है ना वो यूज स्टेट का पार्ट है। मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक इसको गेट कर लेगा, क्योंकि ये सिंपल क्या है, एक वेरिएबल ही है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है आकर। ठीक है, अब मैं अगर आउटपुट देखता हूं तो यहां देखो उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, तो जो वैल्यू मैंने इसको पास करवाई हुई है यूज स्टेट में वही उसने डिस्प्ले करा कर दिया है। अगर मैं यहां से वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां से भी वैल्यू को चेंज करके दे देगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल यह है कि भाई क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल भी बना सकता हूँ यूज स्टेट। ठीक है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने नेम से उसको कॉल तो करवा दिया है, लेकिन अब सेट नेम से जरा इसको अपडेट करवाते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन बना लूँ और उसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल चेंज नेम। ठीक है, मैंने इस पे ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं चेंज नेम के बटन पे क्लिक करूँ ना तो ये वाली जो वैल्यू है वो चेंज होकर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेट नेम का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर आपको याद हो हमने फ्लटर में इस्तेमाल किया था एक सेट स्टेट का मेथड, एक इनिट स्टेट था और दूसरा सेट स्टेट था, जो अपनी एप्लीकेशन को एक बताता था कि भाई अपनी स्टेट को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है। ठीक है, मॉडिफाई करता था स्टेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस मेथड को डायरेक्टली इस ऑन क्लिक पे कॉल कर दूं। ठीक है, या तो मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊं और वहां पे सेट नेम्स को यूज करके इस वैल्यू को अपडेट कराऊं। तो दोनों परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर आकर लिखा ऑन क्लिक और यहां पे सबसे पहले तो मैं एक एरो फंक्शन के लिए सिंटेक्स पास करूंगा और उसके बाद यहां पर सेट नेम। ठीक है, सेट नेम। अब देखें सेट नेम तो मैंने पास करा दिया। अब देखें सेट नेम, यहां पर तो आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे, लेकिन यहां पर आपको पास करवाने पैरेंथेसिस। क्यों पास करना है, जिस तरीके से आपने यूज स्टेट में पैरेंथेसिस में वैल्यू पास की थी बिल्कुल सेम आपने सेट नेम में भी पास करवानी है वही वैल्यू। मैंने यहां से अगर पास करवा दिया यहां पर अहमद। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो सेट नेम वाला मेथड है ना वो इस यूज स्टेट की वैल्यू में तहा को रिप्लेस करके अहमद को लिख देगा। अब जब यहाँ यूज स्टेट में वाली वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिक नेम में भी आगे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और अब जरा टेस्ट करके देखते हैं इसको कि जैसे ही मैं यहां पर चेंज नेम के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए वैल्यू चेंज होकर आ गई। कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखो मैं अगर रिलोड करता हूं पेज को तो मेरे पास देखें ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यही वाली है। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर चेंज नेम के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए उसने मुझे सेट नेम के थ्रू यूज करके क्या कर दिया, वैल्यू को रिप्लेस करके दे दिया। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास एक तरीका हो गया, जो कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ डायरेक्ट सेट नेम वाले। मैं एक काम करता हूँ कि एक सेपरेट फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन बनाते हैं अपना, अब एक अपना फंक्शन बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले मैंने वेयर का कीवर्ड लगाया, आप चाहे लेट भी लगाए या तो कॉन्स्ट लगाए, और मैंने यहां पर आकर अपने फंक्शन का नाम दिया। मैंने फंक्शन का नाम कर दिया फॉर एग्जाम्पल चेंज, मैंने कर दिया डेटा। ठीक है, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस फैट एरो और फिर करली ब्रैकेट। ठीक है, अब आपको पता है कि फंक्शन क्यों बनाते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इसका जो टास्क होगा ना, इस चेंज डेटा का टास्क, वो क्या करेगा, इस सेट नेम के मेथड को यूज करेगा और अपनी यूज स्टेट वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने ये काम इस दफा जो यहां किया था ना वो सेम काम मैं यहां भी करूंगा। तो मैंने सेट नेम का इस्तेमाल किया और मैंने इसको कह दिया कि भाई इस दफा वैल्यू में लिख देना यहाँ पर अली। ठीक, और मुझे फिर यहाँ पर ये इसको इस तरीके से कॉल करवाने की जरूरत नहीं है
पहले मैंने देखे सेट नेम को कॉल करता, लेकिन इस दफा मैं किसको कॉल करवाऊंगा, चेंज डेटा को। तो मैंने यहां पर अगर लिखा चेंज डेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने फंक्शन का नाम पास करना था। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन ऑन क्लिक पे कॉल होगा, वो क्या करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, और इसका टास्क क्या है कि इस यूज स्टेट की वैल्यू को चेंज करके तहा को रिप्लेस करके अली को ले आना। ठीक है, अब जरा टेस्ट करते हैं, रीलोड करते हैं पेज। ठीक है, जैसे ही मैं चेंज नेम के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखिए चेंज होकर आ गई। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं वापस, जैसे मैंने कहा था कि हम क्या मल्टीपल भी बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखें ये जो नेम है ना, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने कभी भी इनको डुप्लीकेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि एक और बनाता हूं, मैंने कहा एज के लिए, और मैंने इसका नाम रख दिया मेथड का सेट एज। ठीक है, मेथड को भी डुप्लीकेट नहीं करना और इसको भी। ठीक है, इक्वल, अच्छा अगर डुप्लीकेट कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या, पहले टेस्ट कर लेते हैं इसको। और मैंने एज में इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी 26 असली वाली। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई जैसे, अब देखें सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस एज को भी डिस्प्ले करवाना है, उसकी वैल्यू को इस H1 के बाद। तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, मैंने कर दिया इसको एज। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है, नेम भी आ चुका है और एज भी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई जैसे चेंज नेम के बटन पे क्लिक हो रहा है, उसके साथ नेम तो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ एज भी चेंज हो। तो मैं कौन सा मेथड का इस्तेमाल करूंगा, सेट एज का। तो मैं काम करता हूं कि इसको इसी मेथड में ही परफॉर्म करता हूं। मैंने यहां पर अगर किया सेट एज, और मैंने कहा एज कर देना है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 28। ठीक है, और ये बटन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी करता हूं मैं चेंज डेटा। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं जाकर इसका, कि यहां पर मेरे पास नाम आ गया मेरा और एज आ गई। जैसे ही मैं चेंज डेटा के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखिए, ठीक है, वैल्यू दोनों चेंज होकर आ रही है। ठीक है, फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल एक और बना लूं, मैंने इसी को कॉपी किया और मैंने कहा ये हो जाएगा ईमेल के लिए, तो मैंने यहां पर अगर लिखूंगा ईमेल और सेट ईमेल। ठीक है, और यहां पर, अच्छा मैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मैंने लिख दिया ए। ठीक, और मैंने यहाँ पर ईमेल में स्टोर करवा दिया अपनी ईमेल, और सेम अब देखें मैं यहाँ पर सेट ईमेल नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करूंगा, ए। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा ए, और मैंने ए में यहाँ पर आकर लिख दिया ali@gmail.com। ठीक है, और ईमेल की वैल्यू को भी डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर ईमेल के वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा। नेम भी आ गया, एज भी आ गई, ईमेल भी आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज डेटा के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए नेम, एज और ईमेल तीनों मेरे पास चेंज होकर आ रहे हैं। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ नेम लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पर भी नेम ही लिख दूं, अब जब मैंने यहाँ नेम लिखा तो मेरे पास एज नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे यहाँ पर भी नेम ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें क्या होता है, तो यहाँ देखें दोनों में 26 आ गया। उसने किया गया कि देखें पहले तो नेम में मेरा नाम स्टोर था, ठीक है, लेकिन इस दफा नेम में क्या स्टोर हो गया, 26। ठीक है, तो उसने जहां जहां आप नेम कॉल होगा वहां क्या डिस्प्ले कराएगा, 26, क्योंकि वो ओवरराइड कर देता है वेरिएबल, वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी आपने इसको डुप्लीकेट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहां तक तो मैंने क्या कर लिया, इसको इन सबको मैंने सेपरेटली बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ, इंटीजर भी करवा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट भी करवा सकता हूँ, बुलियन भी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर एक काम करता हूँ, इस दफा मैं यहां पर ऑब्जेक्ट स्टोर कराऊंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं हम, की और वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहां पर मैं काम करता हूँ कि मैं एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से। मैंने कहा प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स, और एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करवा लेते हैं इसमें। और यहां पर सबसे पहले मैं पास करा देता हूं एक फ्रेगमेंट, और यहां मैं टेक्स्ट लिख देता हूं एक H1 में, मैंने कह दिया इसको माय प्रोफाइल। ठीक है, और अब एक काम करता हूं कि मैं, क्योंकि होम के कंपोनेंट पे काम नहीं कर रहा, तो मेन डॉट जेएसएक्स में होम की जगह मैं यहां पर अभी प्रोफाइल को कॉल करवा दूं। ठीक है, प्रोफाइल का कंपोनेंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छा मैंने स्मॉल कर दिया। ठीक है, इस वजह से वो नहीं दे रहा, तो मैं यहां पर इसको पी कैपिटल करता हूं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये आ रहा है प्रोफाइल। ठीक है, कॉल करवा लिया, यहाँ पे अब आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ आ चुका है मेरे पास माय प्रोफाइल। ठीक है, तो अब वापस जाते हैं जरा प्रोफाइल पे, और अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि एक सबसे पहले तो
यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस दफा उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर करवाते हैं, कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर की और वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया वेर, और मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल माई डेटा, और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा कि यहां पर अपना डेटा स्टोर करूंगा सारा। ठीक है, मैं सबसे पहले की का नाम पास करवा रहा हूं, मैंने कहा नेम, और उसमें हम स्टोर करवा देंगे, यहां पर मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया। ठीक है, कॉमा, फिर यहां पर आकर मैं इसमें लिखता हूं अपनी एज, मैंने एज इसमें स्टोर करवा दी 26। हम्म, हाँ, ये क्लास कंपोनेंट में जैसे स्टेट कॉल कराते थे बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने एक और इसमें की पास करवा दी, मैंने कह दिया भाई इस सिंगल। ठीक है, और मैं इसमें स्टोर करवाऊंगा भाई ट्रू। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंगल है। ठीक है, शर्म की बात है इस एज में भी, लेकिन हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, अब मतलब कहने का ये कि मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा दी, इंटीजर भी करवा दी, और बूलियन भी करवा दी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को अपने यूज स्टेट में क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा यूज स्टेट, तो मैंने यहां पर अगर लिखा वेर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और यहां पर अगर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया सेट यूजर, और इक्वल्स टू, और यहां पर मैंने लिखा यूज स्टेट। ठीक है, अब यहां पर पैरेंथेसिस में मैं क्या लिखूं, माई डेटा। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा जो है वो माई डेटा के पास स्टोर है। तो मतलब आप देखें, अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जाता हूं तो देखें मुझे बता रहे कि ये क्या है, अब ये उसके पास पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ हुआ है आकर। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं यूजर में जाकर, तो देखें यहाँ पर भी पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, वो बता रहे कि भाई एक स्ट्रिंग टाइप का, एक नंबर टाइप का, मतलब इंटीजर, और तीसरा बूलियन टाइप का है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहां पर आकर मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, इस नेम को भी डिस्प्ले करवाना है, एज को भी, और इस सिंगल वाली प्रॉपर्टी को भी डिस्प्ले करना है। तो मैंने कहा सबसे तो मैंने H1 का टैग लगाया। ठीक है, अब देखो कि यहां पर मेरे पास मैं डायरेक्टली सिर्फ यूजर नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यूजर के पास देखे तीन वैल्यूज हैं, एक नेम भी है, एक एज भी है, और एक इस सिंगल भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसका आउटपुट देखूं तो देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि एरर आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन इस यूजर को उसकी की के साथ कॉल करना पड़ेगा, कि मतलब अगर मुझे यूजर में से सिर्फ नेम को डिस्प्ले करवाना है तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यूजर डॉट। अब देखिए जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो देखिए मुझे तीनों प्रॉपर्टीज की सजेशन दे रहा है, तीनों कीज मेरे पास आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले कॉल करवाया नेम को, आउटपुट देखते हैं, आउटपुट आ गया। ठीक है, मैं साथ साथ क्या करता हूं कि एज और इस सिंगल वाली प्रॉपर्टी को भी डिस्प्ले करवा देता हूं। मैंने यहां पर आकर कर दिया एज, और यहां पर आकर मैंने कर दिया इस सिंगल। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं कि वैल्यू डिस्प्ले हो रही है नहीं। तो यहां देखें क्या हुआ कि यहां नेम को तो डिस्प्ले करवा रहा है बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही, एज को भी डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन उसने इस सिंगल वाली प्रॉपर्टी को डिस्प्ले नहीं करवाया। ठीक है, मतलब कि रिएक्ट जेएस नहीं मान रहा कि जो कहा है वो सिंगल है। ठीक है, अभी खैर छोड़ो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हो क्या रहा है कि, अच्छा सबसे पहले अब यहां पे इसका जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस बुलियन वैल्यूज को, नल वैल्यूज को, और अनडिफाइन को वो कभी भी ब्राउजर पे रेंडर नहीं करता। ठीक है, अगर कोई उसके लिए अनडिफाइन है वो उसको रेंडर नहीं करता, अगर नल है तो उसको रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, और अगर कोई बुलियन है, और बुलियन में क्या क्या आ जाता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स, तो उसको कभी भी वो डिस्प्ले नहीं करवाता। तो उसका क्या मतलब कि यहां पर मैं अपनी बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स उसको कभी ब्राउजर में रेंडर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा, कि मतलब देखें ये वाली जो लाइन है अभी यहां पर क्या है, मतलब कि क्या वैल्यू आई है, ट्रू वाई वैल्यू आई है। तो अब देखें यहां पर क्योंकि अभी तक ये एक बुलियन टाइप है, मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए बुलियन से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा डॉट, और मैंने कर दिया इसको ट्रू स्ट्रिंग, क्योंकि मेथड है तो नाम के आगे पैरेंथेसिस लगेंगे। ठीक है, अब अगर आउटपुट देखते हैं तो यहां देखें उसने भाई तस्लीम कर लिया कि भाई मैं सिंगल हूं। ठीक है, कहते हैं ना जब, हाँ, थोड़ा टाइट किया मैंने इसको दो, इसने तस्लीम कर लिया, जबरदस्ती मैंने मन मनवाया गया। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मकसद ये बस याद रखिएगा कि बुलियन वैल्यूज मतलब कि ट्रू फॉल्स, एक नल वैल्यूज, और दूसरा अनडिफाइंड, ये इन तीनों को कभी भी रिएक्ट जेएस आपके ब्राउजर पे रेंडर नहीं करवाता। ठीक है,
अब यहां तक तो मैंने क्या कर लिया, देखें ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले करवा लिया है। अब मुझे करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को चेंज भी तो करना है, अपडेट भी तो करवानी है इसकी वैल्यूज को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सेट यूजर का मेथड, जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था अभी, सेट नेम सेट एज और ईमेल वगैरह के लिए। तो यहां पर आकर मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, चेंज डेटा के नाम से या अपडेट डेटा के नाम से कर देते। ठीक है, और एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं इस सेट यूजर वाले मेथड को यूज करूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इससे पहले क्लियर कर दूं कि देखें यहां जो यूज स्टेट है ना, यहां पर मैंने डायरेक्ट माई डेटा को कॉल कराया था। क्यों? क्योंकि सारा डेटा माई डेटा के पास था। मैं ये भी कर सकता था कि यहां से मैं पूरे करली ब्रैकेट को कॉपी करता हूं और यहां पर आकर मैं स्टोर करवा देता हूं। ठीक है, सॉरी, यहां से पूरा कॉपी किया और यहां पर मैंने पूरे करली ब्रैकेट को स्टोर कर दिया। मतलब मैंने डायरेक्टली डेटा को स्टोर करवाया। पहले मैं एक वेरिएबल के थ्रू करवा रहा था, इस दफा मैंने डायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, ये वाला काम भी कर सकते थे। तो फिलहाल ये बताने का मकसद क्या है कि अब यहां जो मैं सेट यूजर के मेथड का इस्तेमाल करूंगा ना, तो उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यही करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो मैं सेट यूजर का इस्तेमाल किया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेट यूजर के मेथड के, और फिर करली ब्रैकेट। अब ये जो करली ब्रैकेट लगाई ये इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले की का नाम है नेम, मैंने नेम चेंज करके कर दिया अली। ठीक है, फिर मैंने यहां पर आकर एज स्टोर करवा दी। एज मैंने कह दिया इसकी मार ये 45, और मैंने कह दिया यहाँ पर इस सिंगल, मैंने कहा नहीं बिल्कुल सिंगल नहीं था ये इस एज में आगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स। ठीक है, अब इस मेथड को बस क्या करना है, एक बटन पे कॉल करना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक बटन लगा देता हूँ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, और ऑन क्लिक यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा, और ऑन क्लिक पे डायरेक्ट मैं अपना ये अपडेट डेटा वाला फंक्शन कॉल करवा दूंगा। यहां से कॉपी किया और यहां पर मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, आउटपुट देखता हूँ, तो मेरे पास आ चुका है यहाँ पर बटन अपडेट प्रोफाइल का। जैसे ही अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें नेम भी आ चुका है उसका, उसकी एज भी आ चुकी है, और यहाँ पे फॉल्स भी आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, यूज स्टेट को इस्तेमाल करके अपने कंपोनेंट का डेटा वगैरह इस तरीके से मैनेज वगैरह करवा सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर।